मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इस वाले टाइप का, हम क्या है एग्जाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हम उससे अगला वाला क्वेश्चंस आज का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये वाला टाइप ऑलरेडी अच्छे से बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इस टाइप में हमें काम करना है। इस टाइप को हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र मेथड। ठीक है, कि जब मेरे पास कोई सा भी टाइप नहीं लगेगा तब ये वाला टाइप अप्लाई होगा। अब ये वाला टाइप जो है थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, तो मैं वही चीज कहूंगी, पहले अपना टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये जो 4 टाइप है इनको पहले अप्लाई करके देखना है। ठीक है, उसके बाद आप इंस्पेक्शन मेथड में तो देखो सिंपल सा है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में अगर वो फॉर्म दिख रही है तो आप उसमें लगाओगे। ठीक है, अदरवाइज आपको ये वाला टाइप लगाना है। इस टाइप में भी आपको ये चीज ध्यान देनी है कि हमारे पास ये वाली फॉर्म बननी चाहिए, उसके बाद ही हम ये पोर्शन क्या है लेट करेंगे। और इसमें हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कि मुझे एच और के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी होगी। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत? आई होप यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट जो होगा आपका क्लियर होगा। यहाँ तक हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। आज का जो टारगेट रहेगा वो ये वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, क्लियर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इसी वजह से मैं करा रही हूँ कि पूरा का पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारा यहाँ से जो हमारा टारगेट है आज का वो है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, क्या मेरे पास ये उस वाली फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, तो आपका जो स्टेप नंबर फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर आप ये लिखोगे कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है मेरे पास, y स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर y dx प्लस 2x क्यूब माइनस xy dy इक्वल टू 0। ये अब देखो, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ये मेरे पास m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे, इट इज द फॉर्म ऑफ m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में हमारे पास है। अब अगर इस फॉर्म में है तो भाई आप ये लिखो अगले स्टेप में मेरे पास m क्या है, n क्या है। तो m क्या होगा मेरे पास बेटा, dx के साथ वाला y स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर y। ठीक है, n क्या होगा मेरे पास, dy के साथ वाला n 2x क्यूब माइनस xy। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। देखो, जब मेरे पास इस फॉर्म में फॉर्म बन गई m dx प्लस n dy,
उसके बाद m क्या होगा dx के साथ वाला, n क्या होगा dy के साथ वाला। अब मैंने ये दोनों यहाँ पर लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हमें ये चेक करना होगा कि क्या मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, नॉन एग्जैक्ट है तो उसका आप क्या है उसको एग्जैक्ट बनाओगे फिर उसका सॉल्यूशन निकालोगे अगर नॉन एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर जो थर्ड है वो क्या होगा, टू चेक एग्जैक्टनेस। आपको यहाँ पर एग्जैक्टनेस चेक करनी है। अब उसे चेक करने के लिए जो हमारी फेमस थ्योरम है हम उसका यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका यूज करने के लिए हमें यहाँ पे जो हमें निकालना है वो क्या है कि डेल m अपॉन डेल y आप यहाँ पे निकालोगे और डेल n अपॉन डेल x यहाँ पर निकालोगे और उसकी हेल्प से आप बता दोगे अगर दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या है सेम है तो वो एग्जैक्ट है। फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है इक्वल नहीं है तो वो नॉन एग्जैक्ट है। फिर वहां पे एंट्री होगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो देखो m का करना है y के रिस्पेक्ट में, m का करना है y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में देखो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। क्यों? क्योंकि जो पावर में वो आ गया पावर में से एक कम, तो 2 में से एक कम 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे तो ये बाहर। और y का y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो आ गया मेरे पास आ गया सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है। तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। क्लियर हो गया? यहाँ पर इसका 2y प्लस, ठीक है 2x स्क्वायर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ तो बाहर y का y के रिस्पेक्ट में 1। तो ये मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा पोर्शन आ चुका है। अब अगर मैं n का करूं, n का किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मुझे करना है। तो यहाँ पे देखो 2 तो एज इट इज मैं कांस्टेंट है बाहर, x क्यूब का क्या होगा x 2 बाहर, x क्यूब का क्या होगा 3 यहाँ पे उसकी पावर में एक कम, तो 3 में से एक कम करेंगे तो 2, ठीक है माइनस। अब x के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो y ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो y बाहर x के रेस्पेक्ट में 1, y बाहर x के रेस्पेक्ट में 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया डेल n अपॉन डेल x, क्या आ गया मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस के y। दिस इज योर। अब देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, इसकी वैल्यू ये है इसकी वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू क्या है डिफरेंट है। सेम आती तो ये एग्जैक्ट हो जाता, डिफरेंट है तो ये भाई एग्जैक्ट नहीं बना। तो यहां से आप लिख सकते हो देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये दोनों के दोनों क्या है इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है मेरे पास जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब जैसे ही ये एग्जैक्ट नहीं बना तो हमारा टारगेट क्या हो गया बेटा, हमारा टारगेट ये हो गया कि भाई एग्जैक्ट नहीं बना तो अब इसको एग्जैक्ट बनाओ। आगे बात समझ, ये एग्जैक्ट नहीं बना तो हमारा काम क्या हुआ कि इसको एग्जैक्ट बनाओ। तो वहां पे किसकी एंट्री होगी एग्जैक्ट बनाने के लिए, हमारा जो यहाँ पर टारगेट आ गया, टारगेट क्या आ गया बेटा, टारगेट हो गया कि ये नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है। इसको अब मुझे क्या बनाना है, उसको मुझे बनाना है अब एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट को क्या बनाना है एग्जैक्ट बनाना। तो उसके लिए किसकी एंट्री होगी यहाँ पे, उसके लिए एंट्री होगी यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यहाँ पर एंट्री होगी। तो हमारे पास स्टेप नंबर 4 जो होगा हमारे पास स्टेप 4 क्या होगा, टू फाइंड
इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें इसके क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने होंगे। अब ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा टाइप यूज करते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा कि टाइप 2 आपको अप्लाई करके देखना है, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट में अगर फॉर्म बन रही है, जो मैंने आपको पर्टिकुलर फॉर्म दिखाई है, तो उसी से करना है, ठीक है। फिर सेकंड देखो होमोजीनियस वाला था, थर्ड हमारे पास कॉमन वाला था, ठीक है। एंड मतलब कॉमन लो एक्स वाई उस तरीके से करके है ना, वाई कॉमन लो ऐसे करके था। एंड फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे थे, ठीक है, उनमें से। तो चारों के चारों आपको अप्लाई करके देखने हैं, जौन सा भी अप्लाई हो रहा है उससे सॉल्यूशन निकालो। अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है। ये एग्जाम में आपका बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इसकी प्रैक्टिस करो कि क्यों नहीं अप्लाई हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ। तो जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप ये अप्लाई करके देखोगे कि भाई ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो वहां पे आपको ये ऑटोमेटिक, जब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां पे आप बिना टाइम वेस्ट किए आसानी से उसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें कि यहाँ पे सीधा मैं तो देखो टाइप किसका चल रहा है, 6 का, तो मैं टाइप 6 से ही आपको बताऊंगी, क्लियर। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो अनदर टाइप है उनको भी अप्लाई करके देखो। और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टाइप क्यों नहीं लग रहा, क्या रीजन है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो बेहिचक हमसे पूछना है, ठीक है। क्लियर, कमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप 6 हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। और 6 में आपको पता है कि सबसे पहले जो मेरे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उस फॉर्म में दिखनी चाहिए, देन तब हम उसको लेट करेंगे कि मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम वो फॉर्म ही यहाँ पे बनाएंगे कि क्या मेरे पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वो फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर है क्या, वाई स्केयर प्लस के 2x स्केयर वाई, वाई स्केयर प्लस के 2x स्केयर वाई, वाई स्केयर प्लस के 2x स्केयर वाई, यहाँ पर dx। उसके बाद है प्लस क्या है, 2x क्यूब माइनस के एक्स वाई, 2x क्यूब माइनस के एक्स वाई, और यहाँ पर मेरे पास dy इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसकी फॉर्म तैयार करते हैं कि जो फॉर्म हमने बोला है टाइप 6 में, क्या वो उस तरीके की फॉर्म यहाँ पर बन रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे सबसे पहला काम क्या होता था कि इसके अंदर एंट्री कराओ dx की भी और dy की भी। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्केयर dx प्लस 2x स्केयर वाई dx, ठीक है। तो मैंने dx की क्या है अंदर एंट्री करा दी। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2x क्यूब dy माइनस के एक्स वाई dy इक्वल टू 0, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है आपको, पहली टर्म जो है वो फिक्स कर देनी है। मैंने वाई स्केयर dx जो है फिक्स कर दी। अब देखो इसके साथ जो आना है dx के साथ कौन सा आएगा, dy वाला आना है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो अब आएगी नहीं क्योंकि ये तो पहले भी थी, ठीक है। तो इसके साथ या तो मेरे पास ये वाली टर्म होगी या ये वाली टर्म होगी। अब वो हमें देखनी है कि कौन सी टर्म बनके हमारे पास वो वाली फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले मैं ये वाली ले लेती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया 2x क्यूब dy, तो मुझे बनाना क्या है, dx के साथ तो यहाँ पे y होना चाहिए और dy के साथ यहाँ पर x होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे हो dx के साथ वाई स्क्वायर बैठा है, dy के साथ एक्स क्यूब बैठा है। अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन लूं तो कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो मुझे सिर्फ अंदर की साइड जो है बेटा इस तरीके की फॉर्म बननी चाहिए, ये सिंपल, कि यहाँ पे भी एक y होना चाहिए, यहाँ पे भी एक x होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे इसके साथ को मतलब इसको लेने के बाद वो फॉर्म नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ भी कॉमन लेके ऐसी फॉर्म नहीं बना पा रही हूँ। मुझे dx के साथ सिंपल एक y चाहिए, यहाँ पे बैठा y स्क्वायर,
मुझे डी वाई के साथ एक एक्स चाहिए, बल्कि यहाँ पे बेटा एक्स क्यूब हो ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है ये वाली टर्म जो है नहीं आएगी, तो ये वाली टर्म क्रॉस हो गई, मतलब ये वाली टर्म यहाँ पर आएगी। तो मेरे पास यहाँ पर जो है माइनस एक्स वाई डी वाई ये वाले टर्म आएगी, इसके साथ ये वाले टर्म आएगी। अब देखो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई की पावर 1 है, तो कम वाला हमें यहाँ पे लेना है। तो वाई कॉमन आया मेरे पास, यहाँ पे क्या बचा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। आगे बात समझ, तो देखो dx के साथ y और dy के साथ x, ये वाला हमारे पास पोर्शन आ चुका है। ठीक है, क्लियर। तो हमारे इन दोनों को साथ लेके ये फॉर्म बनी है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो दो रिमेनिंग रह गए उनको एक साथ ले लो। तो इन दोनों पोर्शन को हम अब एक साथ लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस के 2x क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ये पोर्शन समझ आया। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, आराम से, पर 2 हमें यहाँ पे कॉमन नहीं लेना, क्योंकि हमें x और y में कॉमन लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास जो वो रहेंगे अंदर की साइड mn बचना चाहिए उस हिसाब से। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगी बेटा, यहाँ से हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो कम वाला एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ y है पर यहाँ नहीं है, तो वो आएगा ही नहीं। तो मेरे पास यहाँ से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा रिमेनिंग 2y dx, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, 2 बचा, और साथ में एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो एक x बच गया, dy इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बात समझ, किस तरीके से एक टर्म को लेके, ये वाली तो इसके साथ ली नहीं जाएगी क्योंकि मुझे dy की चाहिए, या तो ये आएगी या ये। जब ये ली तो मेरे पास फॉर्म नहीं बन रही थी, पर मैंने जब ये ली तो मेरे पास फॉर्म बन गई। अब इसके साथ ये वाली आके फॉर्म बना रही है, जो रिमेनिंग बचे उनसे अलग फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हमें 2 बार ये फॉर्म बनानी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, बस इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं यहाँ पे समझाने के लिए है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, y। ठीक है, y dx, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस के 1 x dy। क्यों, क्योंकि हमारे पास वहां पे हम प्लस का लेके चलते थे, यहाँ पे mn की वैल्यू हम अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, dx के साथ y dy के साथ x, और यहाँ पे होता था प्लस, यहाँ पे m और n है ना, ऐसी फॉर्म होती थी। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ये एज इट इज रहेगा, 2y dx प्लस के 2x dy इक्वल टू 0। अगर मैं अब इसकी कंपैरिजन करूं और a b p q r ये सब की वैल्यू अगर मैं देखूं, है ना, कि मेरे पास क्या क्या है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे बेटा, यहाँ से कर रही हूँ, तो मेरे पास पहले क्या थे, यहाँ पर जो होते हैं a होता है, सॉरी a इक्वल टू 0 के लिए, b की वैल्यू यहाँ से आती है हमारे पास, उसके बाद मेरे पास m की वैल्यू आती है, n की वैल्यू आती है, उसके बाद मेरे पास r की वैल्यू आती है, s की वैल्यू आती है, उसके बाद मेरे पास p की वैल्यू आती है और q की वैल्यू आती है। ये मेरे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आएंगी। इसको अगर मैं कंपेयरिंग करूं, किसके साथ कंपेयर करूं, इट इज द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, इट इज द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है ये, एक्स वाई, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, एम वाई डी एक्स प्लस के एन, एम एन था ना पहले, एम फिर एन, एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर आर, वाई की पावर यहाँ पे एस। ठीक है, और यहाँ पे पी वाई डी एक्स प्लस के क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए बी एम एन
आर एस पी क्यू। बस ये चीज ध्यान रखना कि 2 बार ये फॉर्म बन रही है, वाई डी एक्स एक्स डी वाई, वाई डी एक्स एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो मेरे पास देखो m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये तो पूरा बैठा है, यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है इसके साथ 2, q की वैल्यू क्या है 2। क्लियर हो गया। और फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, सॉरी जल्दी में लिखा था। ठीक है, अब मुझे ए बी और आर एस की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। अब देखो y यहाँ पे होना चाहिए x की पावर समथिंग y की पावर, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है मेरे पास y, तो y है बेटा, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 1। ठीक है, y की पावर 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं x की पावर 0, y की पावर 1 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे x की पावर क्या है a की वैल्यू क्या है 0, और y की पावर 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिखेंगे y की पावर 0, तो x की पावर जो है वो r है, r की वैल्यू क्या है 2, और y की पावर s है, तो s की वैल्यू क्या है 0। तो मेरे पास ये इस तरीके से यहाँ पर ये बन के आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वो 0 फ्लो में लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर हो गया, फंडा समझ आया कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। तो मेरे पास ये वाला इस वाली फॉर्म में है, जैसे ही इस फॉर्म में आएगा, जैसे ही ये इस फॉर्म में मेरे पास ज्यादा छोटा, ठीक है, जैसे ही बेटा इस फॉर्म में आया मेरे पास, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि मेरे पास क्या होगा, लेट करूंगी कि मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा यहाँ पे बेटा वो होगा x की पावर h, y की पावर k। इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। अब देखो हमारे पास इसके हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। ठीक है, जो इस टाइप के हिसाब से है। अब इसके बाद हम जब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है हम, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं m1, दूसरा क्या निकालते हैं n1। ठीक है, तो अब हमारा जो स्टेप नंबर 5 होगा वो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में बेटा हम निकालेंगे m1। m1 क्या होता है हमारे पास, m मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, आगे बात समझ कहां से आया, अब तो पूरा वो कराया पोर्शन, तो इसमें ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे नहीं करा रही मैं, अगले उस पे कराऊं जो आपको, हमारे पास क्या है m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0। दिस इज नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट ही तो आई। अब यहाँ पे जैसे ही नॉन एग्जैक्ट, तो इसको एग्जैक्ट में चेंज करने के लिए एंट्री कौन करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। क्या बन जाएगी, ये एग्जैक्ट बन जाएगी। अब एग्जैक्ट बनते ही ये वाला पोर्शन जो होगा मेरे पास, इसको हम मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं n1। ये मेरे पास m1 और ये मेरे पास n1। ठीक है, और ये वाली मेरे पास क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। आगे इसका कंसेप्ट भी यूज होगा, आपको पता है किस तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास ये m1 है, ये n1 है, तो मैंने वही यहाँ पर लिखा हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या है, m की वैल्यू लिखनी है।
m की वैल्यू क्या है मेरे पास, y स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर y, यही है मेरे पास। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। और यहाँ पे x की पावर h, y की पावर k, ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास m1 अंदर एंट्री कराओ। अब देखो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम देखते हैं बेस सेम तो पावर ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर है तो x ये एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर ऐड, तो y की पावर k प्लस 2 प्लस के 2। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बेस सेम तो पावर ऐड, x की पावर h प्लस के 2। ठीक है, y की पावर k प्लस के 1, y बेस सेम तो पावर ऐड। ठीक है, y की पावर k प्लस के 1। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास m1। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगी यहाँ पर n1। n1 मेरे पास क्या होगा बेटा, n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब n1 की वैल्यू n1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2x क्यूब माइनस के एक्स वाई, 2x क्यूब माइनस के एक्स वाई, और यहाँ पे आएगा x की पावर h, y की पावर k। n1 निकालो। देखो वही चीज देखनी है, बेस सेम तो पावर ऐड, x की पावर h प्लस के 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y नहीं है तो y की पावर के एज इट इज, माइनस बेस सेम, यहाँ पे 1 है यहाँ पे h है, h प्लस के 1, बेस सेम तो पावर ऐड k प्लस के 1। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब जैसे ही ये मेरे पास निकल के आ जाते हैं बेटा, हम फिर इसके बाद क्या निकालते हैं, डेल m1 अपॉन डेल वाई, डेल n1 अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से हम वही पोर्शन अब निकालेंगे, डेल m1 अपॉन डेल वाई निकालूंगी और डेल n1 अपॉन डेल एक्स। अब m1 का करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो x क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो x एज ए कांस्टेंट रहेगा तो बाहर, तो x की पावर h बाहर। अब y की पावर का करना है, तो जो भी y की पावर है वो आगे। ठीक है, अब पावर में से एक कम, तो k प्लस के 2 में से एक कम करूंगी तो क्या आ जाएगा, k प्लस के 1। आगे बात समझ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मेरे पास इसका आ गया। सिमिलरली इसमें प्लस 2, x एज ए कांस्टेंट तो ये भी बाहर, प्लस के 2 ये बाहर। अब y की पावर k, तो पावर वाला आगे और पावर में से एक कम, k प्लस 1 में से एक कम, तो आ जाएगा y की पावर k, y की पावर k। ठीक है, k प्लस 1 में से एक कम कर दो तो k आ गया। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, डेल m1 अपॉन डेल y। किस तरीके से, k प्लस के 2 आगे और x की पावर h, y की पावर k प्लस के 1। सिमिलरली 2 k प्लस 1 आगे, ठीक है, और x की पावर h प्लस के 2, y की पावर k, और ये मेरे पास यहाँ पे आ गया पोर्शन। फिर यहाँ से एंड डेल n1 अपॉन डेल x, डेल n1 मतलब n1 का करना है x के रिस्पेक्ट में। अब n1 का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से आप करोगे बेटा, x के रिस्पेक्ट में करें तो y ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो 2 भी बाहर, y की पावर k भी बाहर। अब x का करना है तो x की पावर जो भी है वो आगे, ठीक है, और पावर में से एक कम, तो h प्लस 3 में से एक कम होगा तो h प्लस के 2। सिमिलरली यहाँ से भी y की पावर k प्लस के 1 कांस्टेंट, तो ये बाहर, और जो भी x की पावर है वो आगे, अब पावर में से एक कम, h प्लस 1 में से एक कम करोगे तो x की पावर h। ठीक है, आगे बात समझ।
तो इसको अब तरीके से लिख लेते हैं, डेल n1 अपॉन डेल x इक्वल टू 2 h प्लस के 3, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर h प्लस के 2 y की पावर k माइनस h प्लस 1 आगे ले लो, x की पावर h y की पावर k प्लस 1। तो मेरे पास बेटा ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर बनके तैयार हो गया। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरा फंडा क्लियर है। अब देखो, जो मैंने अभी आपको ये पोर्शन समझाया है इसी का मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखो मेरे पास क्या है, ये नॉन एग्जैक्ट थी, मैंने इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई एग्जैक्ट, बनती है बाय द डेफिनेशन। तो मेरे पास ये वाली फॉर्म है तो ये एग्जैक्ट होगी, है ना। पर ये एग्जैक्ट कब होगी हमें ये भी तो पता है, जब हम लास्ट क्वेश्चंस में करते थे तो उसमें एग्जैक्ट कैसे बोलते थे कि ये वाली एग्जैक्ट होगी, कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। तो वहां पे हम इस तरीके से लेते हैं, डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल होना चाहिए डेल n1 अपॉन डेल x। अगर ये पोर्शन मेरे पास है तो हम बोल देंगे ये एग्जैक्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज चेक भी करते थे, क्योंकि जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे तो हम वहां पे श्योरिटी करते थे कि जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला ये सही है या नहीं। मत ठीक है, क्लियर। तो वहां से हम ये देखते थे कि जो नया पोर्शन, नई डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बनी है, क्या मेरे पास वो एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, तो वहां से हमें ये भी श्योरिटी हो जाती थी कि मैंने जितना किया है वो सही हुआ है या कहीं मैंने गलती कर दी। तो यही चीज है कि मेरे पास ये वाली एग्जैक्ट कब होगी, जब मेरे पास ये इक्वल होगा, कंडीशन है। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप इंक्रीज हुआ, हियर m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0 है, will be exact if del m1 अपॉन del y इक्वल टू होगी del n1 अपॉन del x। अगर ये इसके इक्वल होगा तो वो मेरे पास क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। ठीक है, आगे बात समझ। तो हमें यहाँ से इसकी हेल्प से क्या निकालना है, h और k की वैल्यू निकालनी है। इसीलिए ये वाला पोर्शन किया जाता है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये जो पोर्शन आया यहाँ से मैं m ये निकलवाती थी, आपको ये वाला पोर्शन निकलवाती थी। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल आई, ये एग्जैक्ट हुई और सॉल्यूशन निकाल लेते थे। तो वही चीज है कि ये एग्जैक्ट कब होगी, जब मेरे पास ये होगा। तो इस वाली कंडीशन से हम यहाँ पे h और k की वैल्यू निकालेंगे। अब h k की वैल्यू निकालते ही हमारे पास m1 आ जाएगा, n1 आ जाएगा, और ये चीज भी हम एक बार h और k की इस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल है। ठीक है, और फिर डायरेक्ट हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा अलग है, बट मेन चीज है, क्योंकि हमें हमारा जो टारगेट है वो h और k की वैल्यू निकालना भी है, तो वो हम इस कंडीशन से यहाँ पे निकालते हैं। अब जो मेरे पास इसकी वैल्यू है वो रखो, इक्वल टू में इसकी वैल्यू रखो। तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, k प्लस के 2, यहाँ पे आ जाएगा k प्लस के 2। ठीक है, x की पावर h, y की पावर k प्लस के 1, x की पावर h, y की पावर k प्लस 1। उसके बाद मेरे पास प्लस के 2, k प्लस के 1, x की पावर h प्लस के 2, x की पावर h प्लस के 2, y की पावर k। ठीक है, ये इक्वल टू 2h प्लस के 3, x की पावर h प्लस के 2, y की पावर k माइनस h प्लस 1, x की पावर h, y की पावर k प्लस के 1, y की पावर k प्लस के 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पे हम क्या है,
कंपेयरिंग करेंगे, किस किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे वो देखो यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, x की पावर h y की पावर k प्लस के वन। तो यहाँ पे कहाँ है, x की पावर h y की पावर k प्लस के वन। तो मैं सबसे पहले कोफिशिएंट कंपेयर करूंगी बेटा इनका, x की पावर h y की पावर k प्लस के वन। तो यहाँ पे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट comparing the coefficients of x की पावर h y की पावर k प्लस के वन। ठीक है, क्लियर। और दूसरा कौन सा है, x की पावर h प्लस के टू y की पावर k। दूसरा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, आगे बात समझ। एंड x की पावर h प्लस के टू y की पावर k। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस एंड दिस, क्लियर। तो आप कंपेयरिंग करोगे क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसका कोफिशिएंट इसके इक्वल हो और इसका कोफिशिएंट इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, k प्लस के टू। इधर क्या है इसका कोफिशिएंट, माइनस के h प्लस के वन। इधर इसका कोफिशिएंट क्या है, 2k प्लस के वन। और इसका इधर कोफिशिएंट क्या है, 2h प्लस के थ्री। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। फर्स्ट ये आया है, सेकंड बेटा ये आया। अब इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से हम क्या निकालेंगे, h एंड k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे h एंड k की। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो इन फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो k प्लस के टू है, अंदर माइनस साइन लेके जाओ, माइनस के वन, वो माइनस के h माइनस के वन। ठीक है, अब क्या है, h को इधर ले आओ तो h प्लस के k हो गया, टू को उधर ले जाओ तो माइनस के वन तो ये है था ही, माइनस के टू, तो ये क्या हो गया मेरे पास, h प्लस के k इक्वल टू माइनस के थ्री। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सिमिलरली अब हम टू में देखेंगे। तो अगर टू में देखें बेटा, इन टू, इन इक्वेशन टू, यहाँ पे देखो टू से टू कैंसिल हो जाए, पहले मैं प्रॉपर लिखी लूं, टू के प्लस के वन इक्वल टू टू एच प्लस के थ्री, टू एच प्लस के थ्री। तो टू से तो टू ही कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे क्या बचा, k प्लस के वन इक्वल टू एच प्लस के थ्री। तो यहाँ से हमने टू कैंसिल करके ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब देखो इसमें क्या करना है, h को यहीं पे फिक्स रखो इधर की साइड, k को इधर ले जाओ, k चला जाएगा माइनस में, इक्वल टू। ठीक है, अब देखो ये वन यहीं पे, अब देखो इसको मैंने पहले इधर ऐसे पलट लो, h प्लस थ्री इधर लिख लो, k प्लस वन इधर लिख लो, तो k इधर आ गया और थ्री इधर जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये हो गया h माइनस के k, h इधर प्लस में इधर आके माइनस में, h माइनस के k, और ये वन माइनस के थ्री। तो यहाँ से मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से क्या लिखोगे, h माइनस के k इक्वल टू माइनस के टू। अब वही मैंने आपको बोला था कि इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से, कौन सा भी आपको बेटर लगता हो आप उससे इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो अगर हम देखें यहाँ पे h प्लस के k है इक्वल टू माइनस के थ्री, यहाँ पे क्या है, h माइनस के k है इक्वल टू माइनस के टू। अब देखो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन से ही करती हूँ, तो एलिमिनेशन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जिसको भी आप एलिमिनेट कर रहे हो उसके कोफिशिएंट सेम करो। तो मैं अगर k को एलिमिनेट कर रही हूँ तो इसके क्या है, कोफिशिएंट को सेम करो। तो इसका कोफिशिएंट भी वन है, इसका भी वन है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑलरेडी इक्वल बने बैठे हैं। ठीक है, फिर कोफिशिएंट सेम का काम हो गया। फिर सेकंड जो है, अब आपको ये देखना है कि जब आप उनको यहाँ पे मतलब सॉल्व करोगे तो दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, अगर डिफरेंट है तो आप क्या करोगे, ऐड।
अब के क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन है अपोजिट, है ना, इसका प्लस और प्लस यहाँ पे माइनस, अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड। ठीक है, अगर मैं h वाले को एलिमिनेट करती तो देखो कोफिशिएंट सेम, अब दोनों के साइन सेम है, तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करती, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये चीजें आपको ऑब्वियसली बेसिक नॉलेज है, ये चीजें पता होगी, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रही, तो k से k कैंसिल, ठीक है, यहाँ से 2h, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, दोनों को ऐड करो, माइनस के 5, h की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस के 5/2, ये आ गया मेरे पास h की वैल्यू। अगर मैं k की वैल्यू निकालूं, h की वैल्यू आ गई माइनस के 5/2, तो इक्वेशन कोई सी भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ से ले लूँ h माइनस के k इक्वल टू माइनस के 2, इक्वल टू माइनस के 2। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखती हूँ, तो ये देखो h की वैल्यू क्या है, माइनस के 5/2, माइनस के k इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है, तो माइनस के 5, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस के k, मतलब k की वैल्यू यहीं पे रखेंगे हम, ये वाला जो इधर है इधर उठा के ले जाओ, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आ गया 2, इधर मल्टीप्लाई 4, इसकी मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, ठीक है, तो माइनस के k, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस के 1/2। सभी को क्लियर हो गया, और यहाँ से अगर वो तो मैंने निकाली थी, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे h और k दोनों की वैल्यू निकल के आ गई है, इससे हमें यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, कर देती हूँ, यहाँ से मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या निकल के आ गया, x की पावर h, x की पावर h है, ठीक है, इसको थोड़ा सा x की पावर h, h क्या है, माइनस के 5/2, y की पावर k, k की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/2। तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है निकल के पोर्शन बेटा आ चुका है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया है, तो यहाँ से हम m1 और n1 h और k की वैल्यूज में रखेंगे, और वो निकल के आ जाएंगे मेरे पास। तो m1 क्या है मेरे पास, देख लेते हैं, x की पावर h, y की पावर k प्लस के 2, k प्लस के 2, ये k प्लस के 2, फिर उसके बाद मेरे पास 2 x की पावर h प्लस के 2, y की पावर k प्लस के 1, h प्लस के 2, y की पावर k प्लस के 1, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया x की पावर h, y की पावर दिस, प्लस के 2 x की पावर दिस, y की पावर दिस। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जो हमारे पास h और k की वैल्यू निकल के आए वो यहाँ पे पुट करनी है, और आपका m1 आ जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, तो मेरे पास k प्लस 1, k प्लस 2, h प्लस 2 है ना, और दूसरा मेरे पास क्या है, n1, n1, n1 क्या है बेटा मेरे पास, 2 x की पावर h प्लस के 3, y की पावर k, माइनस x की पावर h प्लस के 1 और y की पावर k प्लस के 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, तो हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, k प्लस के 1 हो गया, h प्लस के 1 हो गया, k प्लस के 2, h प्लस के 2 और h प्लस के 3, इनकी वैल्यू निकाल के और यहाँ पे पुट कर देंगे, m1 और n1 आ जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास जो हम डेल m1 अपॉन डेल y और डेल n1 अपॉन डेल x
उनकी वैल्यू देखेंगे कि इक्वल आ रही है या नहीं, तो वो भी हमें क्लियर हो जाएगी। और वो क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं जिससे हमें ये चीज कंफर्म हो जाए कि जो एच के हमने निकाला है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। मैं हमेशा जब भी क्वेश्चन कराती हूँ आपको ये चीज भी बताती हूँ कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको कहाँ कहाँ पे हिंट लग जाता है कि आपका सॉल्यूशन सही चल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ। तो आपने अब क्या करना है, इसको मैं इधर पूरा पोर्शन कर दिया और मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यू अब मैं निकालूंगी। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे h प्लस के 1, ठीक है, और इसमें h प्लस के 2 है, और क्या है मेरे पास h प्लस के 3 ये है। इसमें है मेरे पास k प्लस के 1 और जी k प्लस के 2, ये है मेरे पास। और कोई सा तो नहीं है, k प्लस के 1 k प्लस के 2, h1 h प्लस के 1 h प्लस के 2 h प्लस के 3, ये मेरे पास। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या है, माइनस के 5/2 प्लस के 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो एलसीएम लेंगे, 2 इधर, -5 अब प्लस के 2, माइनस के 3 3/2, h प्लस के 2 यहाँ पर प्लस के 2, तो 2 2 जा 4, 4 होगा, -5 प्लस के 4 तो माइनस के 1/2। यहां से भी हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 6 में से 5 गए 1 तो 1/2। तो ये मेरे पास निकल के आ गई इसकी वैल्यू। अब k प्लस 1, k की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/2 प्लस के 1, तो ये 2 में से 1 गया 1 1/2। सिमिलरली माइनस के 1/2 प्लस के 2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गए 3, तो ये आ गया मेरे पास 3/2। तो इस सब की सब वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब बस आपने यहाँ पे क्या रखना है, वैल्यू रखनी है। तो x की पावर h क्या है, माइनस के 5/2, y की पावर k प्लस के 2 3/2 प्लस 2, x की पावर h प्लस के 2 h प्लस के 2 माइनस के 1/2, y की पावर k प्लस के 1 1/2। ये आ गया मेरे पास प्रॉपर m1। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस के 5 है, माइनस के 5/2। सिमिलरली मेरे पास n1 क्या आ गया, 2x की पावर h प्लस के 3 1/2, y की पावर k माइनस के 1/2 माइनस के x की पावर h प्लस के 1 माइनस के 3/2, y की पावर k प्लस के 1 1/2। तो मेरे पास बेटा ये वैल्यू निकल कर आ गई। बस आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। देखो h प्लस 3 की क्या है 1/2, k की तो हमारे पास माइनस के, h प्लस 1 की क्या है माइनस के 3/2, और इसकी k प्लस 1 की क्या है मेरे पास 1/2। सिमिलरली मेरे पास ये आ गया। तो पूरी वैल्यू मेरे पास m1 और n1 दोनों निकल के यहाँ पर आ गए। ठीक है, क्लियर। अब मैं ये देख लूंगी यहाँ पे, देखो अब ये आ चुके निकल के, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन अब निकालेंगे। बट एक बार श्योर कर लेते हैं कि एच के की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सही निकली है, और उसकी श्योरिटी क्या है कि डेल m1 अपॉन डेल y की वैल्यू देखो, डेल n1 अपॉन डेल x की वैल्यू देखो, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही होगी। तो हमारे पास ये क्या नाम है, एच के की वैल्यू ठीक भी है, सही भी है, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है m1 dx प्लस n1 dy इक्वल टू 0 ये एग्जैक्ट भी होगी, और डायरेक्ट हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और ये स्टेप नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा इसी वजह से बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें काम क्या कर रहे हैं, हम डबल काम करते चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास डेल m1 अपॉन डेल y और डेल n1 अपॉन डेल x, इनकी वैल्यू देखो, डेल m1 अपॉन डेल y k प्लस के 2, बस हमें तो वैल्यू उठा के रखनी है, x की पावर h y की पावर k प्लस के 1 प्लस के 2 k प्लस 1, और यहाँ पर x की पावर h प्लस के 2, x की पावर h प्लस के 2, y की पावर k, y की पावर k। सिमिलरली 2h प्लस के 3, 2h प्लस के 3, x की पावर
h प्लस के 2 y की पावर k माइनस h प्लस के 1 x की पावर h y की पावर k प्लस के 1। ये है मेरे पास। अब दोनों की वैल्यू रखते चले जाओ। k प्लस 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, k प्लस 2 की 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। x की पावर h, h की वैल्यू क्या है माइनस के 5/2, y की वैल्यू क्या है k प्लस के 1 1/2 प्लस 2, k प्लस 1 की वैल्यू अभी देखी मैंने 1/2, x की वैल्यू x की पावर h प्लस के 2 माइनस के 1/2, y की पावर k माइनस के 1/2, k की वैल्यू माइनस के 1/2। ठीक है, ये आ गई, इससे ये कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये पूरा सॉल्व होके यहाँ पर आ गया दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, डेल n1 अपॉन डेल x, तो 2। अब मेरे पास यहाँ पे h प्लस 3 की वैल्यू 1/2, x की पावर h प्लस के 2 माइनस के 1/2, y की पावर भी माइनस के 1/2। अब h प्लस 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, h प्लस 1 माइनस के 3/2, माइनस के 3/2, x की पावर क्या है h की वैल्यू माइनस के 5/2, y की पावर k प्लस के 1, k प्लस के 1 1/2। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल। यहाँ पे अगर हम देखें और यहाँ पे डेल n1 अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 x की पावर माइनस के 5/2 y की पावर 1/2 प्लस x की पावर माइनस के 1/2 y की पावर माइनस के 1/2। अब आप यहाँ पे नोटिस कर लो, देखो क्या दोनों वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम आते ही हमारे पास एग्जैक्ट हो जाएगा पोर्शन। 3/2 3/2, x की पावर दिस y की पावर दिस प्लस x की पावर दिस y की पावर दिस, आगे सेम। देखो इसमें होता क्या है, मेन चीज जो है अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो स्टेप टू स्टेप पे चल रहा है, यहाँ पे बताती हूँ। ये चीज तो हमें समझ आ गया, हमने पहले किया हुआ है। अब टाइप 6 में क्या होता है, हमने अपनी साइड से माना x की पावर h y की पावर k इंडिकेटिंग फैक्टर। अब h के हमें पता नहीं है, तो h के जो है हम बेटा इस कंडीशन से यहाँ पे निकालते कि ये वाला ये एग्जैक्ट कब होगी, जब ये मेरे पास इक्वल होंगे। तो यहाँ से कंपेयर करके एच की वैल्यू निकाली। अब एच की वैल्यू निकलते ही मेरे पास m1 और n1 आ जाएंगे, फिर वहां से हम इनकी भी वैल्यू निकालेंगे कि कहीं से मेरे पास ऐसा ना हो कि जब मैं इनको कंपेयर कर रही हूँ एच और के मेरे गलत निकल गए, है ना, मेरे से गलती से गलत आ गए और मैं ये चेक ही ना करूं कि ये दोनों इक्वल हैं और सीधा सॉल्यूशन निकाल, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो लास्ट में ये श्योरिटी करनी जरूरी है बेटा कि जो आप यहाँ पे एच और के निकाल रहे हो उसके लिए ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला करके देखते हैं कि जो मैंने एच और के निकाले हैं वो बिल्कुल मेरे सही हैं क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। अब आप यहाँ पे पूरे के पूरे श्योर हो कि भाई मैंने वो कंडीशन की ये एग्जैक्ट कब होगी, जब इक्वल होंगे, वहां से एच की वैल्यू निकाली। अब जो एच के निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं, उसके लिए ये एग्जैक्ट बन चुकी है। ओके, माइंड में ये बात सेट होगी कि हमें बिल्कुल श्योर होना है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जो एच के मैंने निकाले वो बिल्कुल सही है, उसी के लिए ये क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। ठीक है, अब यहां से आप लिख सकते हो, इसी में लिखवा दो नीचे, therefore डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल है डेल n1 अपॉन डेल x, हेंस m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या आ गया मेरे पास, हेंस m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ही ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो हम क्या किस पे जाएंगे, सॉल्यूशन पे। अब आप यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन निकालोगे तो ये मेरे पास कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 6। स्टेप 6 में टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे m1 dx प्लस के, यहाँ पे n1 होगा पर n1 में वो टर्म नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ पे टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, मतलब n1 में वो टर्म जो x को कंटेन नहीं करती है, dy इक्वल टू c1। ठीक है, मैंने c1 ले लिया, यहाँ पे c भी आप जैसे आपका मन करे, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे dx के x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y एज ए कांस्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी हमने निकाली x की पावर माइनस के 5/2, x की पावर माइनस के 5/2 और y की पावर 3/2 और यहाँ पे प्लस 2, x की पावर माइनस के 1/2, y की पावर माइनस के 1/2। यहाँ पे दोनों में y है तो लिखना पड़ेगा y कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा, प्लस। अब यहाँ पे मुझे n1 में ये देखना है कि किसी में x, तो मतलब वो टर्म देखनी है नॉट कंटेनिंग x, तो देखो ये तो x को कंटेन कर रही है, ये भी x को कंटेन कर रही है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो x से फ्री हो, तो यहाँ पे आ गया ये पूरा 0 इक्वल टू c1। ठीक है, अब बस मुझे इसको सॉल्व करना और मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से करेंगे, देखो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो y की पावर 3/2 बाहर, y की पावर 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर है यहाँ पे बचेगा माइनस के 5/2 dx। ठीक है, यही है ना, ये बाहर, x की पावर ये बचा, प्लस अब देखो 2 भी कांस्टेंट और y वाला भी कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर 2 प्लस 2 y की पावर माइनस के 1/2 बाहर और x की पावर माइनस के 1/2 यहाँ बचा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन मेरे पास पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 तो पूरा का पूरा 0 इक्वल टू आ गया बेटा c1, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब इसकी आप बस यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, तो x की पावर जो भी है बेटा इसमें एक ऐड करो और पूरी की पूरी पावर सेम यहाँ पे, ठीक है, प्लस x की पावर जो भी है उसमें एक ऐड करो और जो पावर में है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, माइनस के 5/2 प्लस के 1, तो माइनस के 5 टेकिंग एलसीएम तो इधर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3/2, क्या आ जाएगा माइनस के 3/2, तो यहाँ से मेरे पास y की पावर 3/2, x की पावर माइनस के 3/2 अपॉन माइनस के 3/2 प्लस 2 y की पावर माइनस के 1/2। अब यहाँ पे देखो 2 जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो y की यहाँ पे x की पावर ये तो हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास x की पावर आएगा 1/2 और नीचे भी आएगा this। ठीक है, आगे बात समझ बेटा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 y की पावर ये हो जाएगा 2 बाय माइनस के 2/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 3 नीचे। ओके बेटा, तो ये आ गया माइनस के 2/3 और यहाँ पे हो गया मेरे पास, देखो जैसे ऐसे करते हैं हम,
a अपॉन b अपॉन ऐसे d ले लिया मैंने। तो हमारे हमेशा क्या करते हैं, इसके अपॉन में 1 मानो, पास वाले एक साथ, दूर वाले एक साथ, a मल्टीप्लाई d और b मल्टीप्लाई 1, तो मेरे पास a मल्टीप्लाई d इक्वल टू b आ जाता है। तो हम कैसे करते हैं भाई, ये यहीं का यहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाता है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, अब मैंने ये चीज भी बता दी, किसी बच्चे को डाउट होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया, ये ऊपर चला गया 2/3 माइनस, है ना, और ये यहाँ पे आएगा मेरे पास, एक मिनट, यहाँ पे पहले x को लिखेंगे माइनस के 3/2, फिर y को 3/2, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4, y के पहले लिखूंगी मैं x को, x की पावर 1/2, y की पावर माइनस के 1/2 इक्वल टू c1। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ तक ये पूरा आ गया। अब आपकी बुक में जो है आगे भी सॉल्व किया हुआ है, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस के 2/3 एज इट इज। अब देखो y की पावर 3/2 में यहीं पे रखूंगी, अब जो ये माइनस में ये नीचे चला जाएगा, x की पावर 3/2। क्लियर हो गया, ठीक है, x की पावर 3/2 प्लस 4 x की पावर 1/2, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास y की पावर 1/2 माइनस के 1/2 है या प्लस के, एक बार चेक कर लेते हैं पीछे। y की पावर माइनस के 1/2 है, नहीं y की पावर, सॉरी गलती होगी यहाँ पे, y की पावर 1/2 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू रखनी थी ना, तो यहाँ पे y की पावर 1/2 है। y की पावर 1/2, ठीक है, और कहीं तो नहीं है, नहीं। देखो यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हुई है, बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास x की पावर माइनस के 1/2, y की पावर 1/2, तो यहाँ पे x की पावर माइनस के 1/2, y की पावर 1/2 है, बस ये डिफरेंस था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो x की पावर 1/2, y की पावर 1/2, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ पे x y की पावर 1/2, क्योंकि जब मेरे पास सेम होता है x की पावर 3 y की पावर 3, तो हम कैसे लिख सकते हैं, x y की पावर दोनों की पावर 1/3, ठीक है, दोनों का इस तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया इक्वल टू c1। ठीक है बेटा, आगे बात समझ, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 2/3। अब देखो ये दोनों भी, तो y अपॉन x, क्योंकि दोनों की पावर क्या हो जाएगा मेरे पास 3/2, दोनों की पावर सेम है ना, तो एक साथ ले लेंगे इनको। यहाँ पे आगे मेरे पास 4xy की पावर 1/2 इक्वल टू c1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखो दूसरा एलसीएम भी लेना है, और एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, देखो 2 यहाँ से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, माइनस के 1/3 y अपॉन x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 xy की पावर 1/2, ठीक है, इक्वल टू c1। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, ये वाला पोर्शन आ गया ना, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, पूरे का, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है, पूरे के अपॉन में यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आएगा 3। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास इधर की साइड माइनस के 1, ठीक है, और y अपॉन x की पावर 3/2। यहाँ पे देखो 3 से इसकी क्या होगी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 6, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा xy की पावर 1/2, और ये यहाँ पर c1। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में था 2, तो उधर जाके मेरे पास डिवाइड में। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया।
तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6xy की पावर 1/2 माइनस y अपॉन x की पावर 3/2। अब ये जो इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में 3c1 अपॉन 2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 6xy की पावर 1/2 माइनस y अपॉन x की पावर 3/2 इक्वल टू c, वेयर c इक्वल टू 3c1/2। आगे बात समझ। ये मेरे पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तो पूरा का पूरा कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो वहां पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आंसर चेंज हो जाता। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, y की पावर 1/2 था। ठीक है, और मैंने जब इसका सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे माइनस लगते ही थोड़ा सा चेंज हो गया, पर वो बाद में हमने कवर कर लिया कि ठीक है ना। तो बिल्कुल ही केयरफुली आपको सॉल्यूशन करना है। आप यहाँ तक मतलब यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, ऊपर भी, जरूर नहीं कि पूरा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, बट अगर आपके पास एग्जाम में टाइम रिमेनिंग रहता है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी सॉल्व करके मतलब आंसर लेके आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आज का ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। पैटर्न वही सेम है जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले वही mdx, फिर m और n की वैल्यू रखो, है ना। उसके बाद क्या नाम है, एग्जैक्ट चेक करो, एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के 6 टाइप मैंने आपको बता दिए पूरे के पूरे। ठीक है, उसमें 6 टाइप हम कर रहे थे। 6 टाइप में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वहां पे, अगर हमारे पास वो टाइप फॉर्म बन रही है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट करेंगे, फिर m1 n1 निकाल ले, m1 और n1 निकालेंगे, डेल m1 अपॉन डेल y, डेल n1 अपॉन डेल x निकालेंगे। अगर ये एग्जैक्ट कब होगी, जब ये इक्वल होगा, तो वहां से इस कंडीशन के हेल्प से hk की वैल्यू निकालेंगे। hk की वैल्यू आते ही m1 n1 आ जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, और हमारे पास डेल m1 अपॉन y डेल और डेल n1 अपॉन डेल x, उनकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। और जैसे ही एग्जैक्ट बना आप अपना सॉल्यूशन निकाल लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट फिनिश आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे और कैसे आपको हैंडल करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।